नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नन्हा फनकार कहानी पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। आज के हमारे पाठ में हम एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। इस बच्चे की अपने काम में लगन और निपुणता को देखकर सम्राट अकबर भी चकित रह गए थे। इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि आपकी कार्य कुशलता आपकी लगन और अभ्यास पर निर्भर करती है, ना कि आयु पर। इसमें हमें ये भी शिक्षा मिलेगी कि आपकी कुशलता आपको सम्मान दिला सकती है। इस कहानी का मुख्य पात्र है केशव, जो कि एक 10 साल का संगतराश है, अर्थात पत्थर तराशने वाला है। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा हुआ है, जहाँ पर वह बच्चा प्रार्थना कर रहा है। वह फिर छेनी और हथौड़े को उठाकर अपने काम में जुट जाता है। उस लाल पत्थर पर कुछ दिन पहले ही उसने घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरनी शुरू किया था। उसी पत्थर की एक अधबनी घंटी पर उसने अपनी छेनी को रखा और बहुत ही सावधानी से उसने फिर से अपना काम यानी नक्काशी करना शुरू किया। वह लड़का अपने काम में इतना माहिर था कि वह मस्ती में गुनगुनाते हुए भी अपने काम को बड़ी सावधानी के साथ कर पा रहा था। वह जैसे ही पत्थर पर अपने हथौड़े से हमला करता तो उसकी किरचें चिथरा जाती यानी फैल जाती थी, और वह अपनी आंखें मीच लेता था ताकि वो किरचें उसकी आंख में न चली जाएं। इसी तरह उसके बाकी साथी भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। उस काम करने वाले लड़के का नाम केशव था, जो कि महज 10 साल का था। केशव अपने पिताजी के साथ ही काम सीख रहा था। उसके पिताजी एक बार करके दिखा देते, फिर वो खुद अपने से ही सीधी लकीरों को भी घुमावदार बना के उनमें डिजाइन उकेरने लगता था। केशव ने अब तक जितना भी काम किया था उनमें से घंटियां बनाना सबसे कठिन कामों में से एक था, लेकिन केशव को अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े सब पत्थर पर उकेर सकेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके पिताजी कर पाते हैं। कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, तब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे। अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे, जिससे केशव के पिता को वहीं काम भी मिल गया था, और फिर कुछ समय के बाद केशव का जन्म भी वहीं हो जाता है। इसी कारण से केशव को कभी अपने पैतृक गांव जाने का मौका नहीं मिला। उसने आगरा और सीकरी को ही अपना घर मान लिया था। जब हम एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमारा लगाव भी उस जगह से ही हो जाता है। इसी वजह से केशव का भी लगाव आगरा से हो गया था। जहाँ बैठकर केशव काम करता था, उसके आसपास उसके सभी संगतराश साथी काम करते थे, जिससे हथौड़े की तेज आवाज उठती थी और किसी के भी आने जाने की कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। इसी बीच उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, माशाल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। इसको सुनते ही वो चौंक कर पीछे मुड़ जाता है और उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है। बेशक मैंने ही बनाई है, आपको मैं नक्काशी करते हुए दिखाई नहीं पड़ता हूँ क्या? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव बड़ी तल्खी से बोलता है। वह आदमी केशव की बात सुनकर हंसा और बोला, तुम छोटे हो ना, इसलिए मुझे लगा तुमने नहीं बनाई होगी। केशव ने गर्व के साथ कहा, मैं 10 साल का हूँ। उस आदमी ने बैठते हुए कहा, 10? अच्छा, मैंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी थी। वह व्यक्ति केशव के सामने बैठ जाता है, जिससे वह उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था। वह व्यक्ति 30 साल का औसत कद का था। वह सफेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी से ढके हुए थे। केशव मन में ही कहता है, लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उसके शरीर पर पड़े जेवरों को देखकर सोचा। केशव उसकी तीखी नाक, लंबी मूछें आदि देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि अभी इस लड़ी में कितना काम बाकी है। केशव जवाब देने ही वाला था कि उसने एक व्यक्ति की तेजी से दौड़ के आने की आवाज सुनी। ये महल का पहरेदार था। उसने आंसते हुए कहा, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने की खबर ना थी। फिर वह केशव की ओर घूरते हुए कहता है, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करने। केशव भी सुनते हुए सब कुछ समझ चुका था। वह बदहवास हो गया और उसके हाथ से उसके औजार छूट गए। वह खड़ा हो गया और झुककर सलाम करने लगा। वह मासूमियत भरी निगाह से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार का कुछ भी बोलना पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़कर पहरेदार को जाने को बोला। पहरेदार चला गया, पर केशव असमंजस में था कि वो अब क्या करे। वह वापस आकर काम शुरू करे या फिर बादशाह के हुक्म का इंतजार करे। उसकी धड़कनें तेज थी, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर उसकी ओर प्यार से देख रहे थे। अकबर उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह धीरे से बोलता है, केशव। अकबर फिर पूछते हैं, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? वह उलझन में आकर सिर हिला देता है। अकबर उसे छेनी हथौड़ा लाने के लिए बोलते हैं। वह अपने पिताजी के पास भागकर जाता है और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर फुर्ती से ले आता है। अकबर वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। पत्थर को अपनी तरफ खींचकर बोलते हैं, अब बताओ मुझे क्या करना है? केशव अकबर से कहता है, हुजूर क्या आप ये सब करेंगे? अकबर कहते हैं कि मुझे विश्वास है मैं ये सब सीख ही लूंगा।
केशव सकपका गया और बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं दरअसल ये कह रहा था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। अकबर हंसकर बोले, पिछले हफ्ते मैंने मिट्टी की डलियां ढूंढने में किसी की मदद करी थी। क्या यह काम उससे भी अधिक कठिन है? वास्तव में किसी भी व्यक्ति या सम्राट की महानता उसके भवनों या खजानों में नहीं होती है, उसकी महानता तो उसके जमीनी जुड़ाव में है। केशव अभी भी असमंजस में था। फिर वह अकबर के पास बैठकर उन्हें छेनी पकड़ना सिखाने लगा। फिर उसने अपने पिता की भांति ही कोयले से पत्थर पर लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को तराशना है। अकबर ने छेनी रखी और जोर से चोट करी, जिससे कटाव गहरा हो गया। केशव गलती पकड़ते हुए कहता है, ऐसे नहीं, हथौड़े को धीरे धीरे से मारना है और अपनी आंखें बंद रखिएगा, वरना किरचें आंख में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुरा कर कहते हैं, जी हुजूर। अकबर के मुंह से जी हुजूर सुनकर केशव भी मुस्कुरा उठा। वह भूल चुका था कि वह हिंदुस्तान के बादशाह के बगल में बैठा हुआ है। अकबर के अनाड़ीपन को देखकर उन्हें अपना काम सिखाने में केशव को मजा आ रहा था और उसी गंभीरता के साथ वह अकबर के काम को भी देख रहा था। जरा सी भी गलती हो जाने पर वह अपनी भौहें चढ़ा ले रहा था, यानी गुस्सा हो रहा था। काम के बीच बीच में जांच के लिए अकबर केशव से पूछते कि कैसा है, और वह भी ऐसा इशारा करता मानो काम सही न हो रहा हो। राजा अकबर इत्मीनान से बैठकर केशव को काम करते हुए देख रहे हैं, पर उन दोनों को ये भनक तक नहीं है कि बाकी सारे संगतराश उनको बड़े ही कौतूहल से निहार रहे हैं। केशव जब पत्थर तराश रहा था तब उसमें वह लकीर के हिसाब से ही नहीं, बल्कि उसमें अपनी ओर से भी कुछ कारीगरी जोड़ते चल रहा था, जो कि उस डिजाइन को खूबसूरत बना रहे थे। लड़के की लगन और कारीगरी देखकर अकबर ने उससे कहा कि देखना केशव, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। ये सुनते ही केशव ने कारखाने के बारे में अकबर से पूछा तो अकबर ने कहा, एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा आके रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा और उसमें सबसे अच्छे फनकार काम करेंगे। ये सुनते ही केशव खुश हो गया और बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर जाते वक्त केशव का कंधा थपथपाता है और शाबाशी देता है, बेटा तुम अपना काम जारी रखो। केशव उत्सुकता से पूछता है, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? अकबर कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा केशव। इस घटना के बाद उस दिन संगतराशों में केशव की ही बात चल रही थी। वह अकबर से हुई बातें सभी को बता रहा था। वास्तव में किसी एक बच्चे की मेहनत की प्रशंसा जब सम्राट कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रशंसा हमारी मेहनत को बढ़ा देती है। इसीलिए बच्चों, जब भी आपका दोस्त कोई अच्छा काम करे, आप उसे बढ़ावा दें और उसकी तारीफ करें। रात हो गई थी। केशव थका तो था, पर उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पिता के पास लेट गया था। उसके पिता ने कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। केशव कहता है, बादशाह सलामत ने कहा कि मैं एक दिन महान कलाकार बनूंगा। हमारे बादशाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आगरा में एक से एक बेहतर महल है, तो वो सीकरी में शहर क्यों बनवाना चाह रहे हैं? पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, सीकरी में शहर बसाने का एक कारण है। जब अकबर की एक भी संतान नहीं थी तब वह परेशान रहते थे। वे बहुत से संतों के पास गए। भटकते हुए वे ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी भी आए। उन्होंने अकबर को बताया कि आपकी एक नहीं तीन संतानें होंगी। केशव ने तपाक से कहा, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। इसीलिए अकबर ने सीकरी में ख्वाजा के सम्मान में नगर बसाने का निर्णय लिया। केशव ने कहा, अब समझा, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। उसके पिता ने कहा, इसीलिए हम नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। बाबा की बातें सुनते सुनते केशव थककर सो गया। तो बच्चों, आप सबको कैसी लगी आज की ये कहानी? अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द सीखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है जवाब। निम्नलिखित संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखिए। तो बच्चों, जवाब कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आप सबको खूब आनंद आया होगा।
आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।